वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नदियों की सीरीज हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। भारत की सभी प्रमुख नदी या अपवाह तंत्र अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि नदियों का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे सबसे पहला सबसे आसान सा डिफरेंशिएशन है। आपको हंसी आएगी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, या ऐसे लोग जो पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी नदियों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ गिरती हैं। तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहला विभाजन पढ़ेंगे अपन, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कहा? अरब सागर में। और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्लियर? अब यहां से मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कैसे बनते हैं और विभाजन भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, विभाजन देख लेते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी प्रमुख नदियां गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी प्रमुख नदियां गिरती हैं। तो अरब सागर में हम देखेंगे तो भारत के नजदीक ही गुजरात के अपन पश्चिमी तट पर देखेंगे तो जो नदी गिरती है अरब सागर में वो कौन सी है? आपकी सिंधु नदी। हालांकि सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होकर क्या होती है? प्रवाहित होती है, तथा इसका ज्यादातर भाग कहां है? आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तब आंसर क्या आप टिक मारेंगे? सिंधु टिक मारेंगे। क्योंकि अपन नर्मदा देखेंगे, ताप्ती देखेंगे, मांडवी देखेंगे, जुआरी, ये सब किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि आपकी सिंधु नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी। ये मैंने लिखा लूनी और इसको मैंने कर दिया कट। ध्यान रखिएगा, लूनी नदी अरब सागर में नहीं पहुंच पाती है। अरब सागर में पहुंचने के पहले ही जो कच्छ का रण है उसमें यह क्या हो जाती है? मिल जाती है और गायब हो जाती है, भूमिहीन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, इसलिए मैं स्पष्ट लिख के बता रहा हूं। इसके बाद बड़ी नदियों में आते हैं तो अपन देखेंगे साबरमती नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? मेवाड़ पहाड़ी राजस्थान से होता है, तथा यह गुजरात होते हुए कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी किसका भाग है? अरब सागर का भाग है। साबरमती के बाद माही नदी। माही नदी का उद्गम दोस्तों कहां? मध्य प्रदेश के धार जिले विंध्य पहाड़ियों से होता है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। इसके बाद देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? भड़ौच के निकट, है ना। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है भारत की। इसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहां होता है? बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से, सतपुड़ा रेंज से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और ये कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में, सूरत के निकट। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो काकरापारा परमाणु न्यूक्लियर संयंत्र है वो किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती के बाद अपन देखेंगे जुआरी नदी, जो कि गोवा की क्या है? प्रमुख नदी है। इसके बाद मांडवी नदी, या जिसको मांडोवी भी कहते हैं। ठीक है, फिर इस पे अपन देखेंगे, यहां लिख देता हूं, नीचे ज्यादा हो रहा है, गंगावेली नदी, नेत्रावती, शरावती, पैसोनी, पेरियार और पोन्ननी। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये जो आपकी 4 नदियां दिख रही हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये कहां गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। जबकि जुआरी, मांडवी, गंगावेली, नेत्रावती, शरावती, पैशोनी, पेरियार, पोन्ननी आपकी कहां गिरेंगी? ये अरब सागर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 खंबात की खाड़ी, 4 ऑप्शन है आपके। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी यहां से पूछेगा निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, 3 ऑप्शन यहां से उठाएगा, चौथा ऑप्शन जुआरी, मांडवी, इनमें से कोई ले सकता है। केरल में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो पेरियार और
पोन्ननी नदी, पोन्ननी को हम भरत पूजा नाम से भी जानते हैं। फिर कर्नाटक की मुख्य नदियां देखेंगे तो गंगावती, नेत्रावती, शरावती और पैश्वनी, ये कहाँ की, कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं। ये सारी नदियां अपन कहां से देखेंगे, जुआरी, मांडवी और ये नदियां पश्चिमी घाट से प्रवाहित होती हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, इनकी लंबाई अपन देखेंगे 30 से लेकर 120-30 किलोमीटर तक दिखाई देगी। प्रवाह कैसा होगा, तेज होगा, और ये कैसी है, मानसूनी नदियां हैं, क्योंकि इनमें जो जल प्राप्त होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कहां हो गई, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। अब अपन आते हैं कहां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां। इसमें से हम सबसे पहले जो देखेंगे अपनी कौन सी आएगी, गंगा नदी। क्लियर, गंगा नदी का उद्गम आपका कहां से होता है, उत्तराखंड राज्य से, है ना, गोमुख अपन पढ़े थे, वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी तथा इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां कहां जाकर मिलती हैं, बांग्लादेश में, है ना। गंगा को अपन पद्मा नाम से जानते हैं तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। दोनों नदियां बांग्लादेश में मिल जाती हैं और एक नए नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम क्या है, मेघना। यूं तो मेघना बांग्लादेश की एक नदी है जो आकर इसकी धाराओं में मिलती है, और इन सब की संयुक्त धारा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जो कि क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसके बाद देखेंगे अन्य नदियों में सुवर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर इधर लिख देता हूं मैं, पेन्नार, वैगाई, ठीक है। ये नदियां हो गई कहां, आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अभी अपन आगे जस्ट देखेंगे डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। इसमें से जो वैगाई नदी है ये कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है, जबकि बाकी नदियां आपका कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। हालांकि पाक की खाड़ी भी किसका भाग है, बंगाल की ही खाड़ी का भाग है। ठीक है, तो अपन ने इन नदियों के नदी तंत्र जब पढ़े थे हमने देखा था इनका उद्गम और कहाँ ये डिस्चार्ज होती हैं, कहाँ ये गिरती हैं। तो ये आपका विभाजन हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ और छोटी मोटी नदियां हैं, आप ऐड कर लीजिएगा, है ना। जैसे अपन देखेंगे आंध्र प्रदेश में पलेरू था, मनेरू था, छोटी छोटी नदियां थी जो आपका कहाँ डिस्चार्ज हो रही थी, बंगाल की खाड़ी में। तो आप इनको इसी में ऐड कर लीजिएगा आगे। आइए अब हम आगे देखते हैं विभाजन का दूसरा स्वरूप। नदियों को लगभग हमने बहुत सारा डाटा लगभग कलेक्ट किया है। आप और भी डाटा इससे क्या करेंगे, ढूंढ धाड़ के जहां से भी आपको मिले अपने नोट्स में आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, तो आपकी नोट्स पूरी तैयार हो जाएगी। फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठे, यूपीएससी एग्जाम हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, गुजरात पीएससी, तो जियोग्राफी के कोई भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सतत रहते हैं, स्थायी रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इनको आपको एक दो बार लर्न करना है, ये आपके दिमाग में बने रहेंगे। मैपिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपन दोस्तों मैपिंग के साथ कोई चीज पढ़ते हैं तो अपन क्या है, ज्यादा स्पष्ट रूप से दिमाग में चीजें बैठती हैं। अब आइए हम देखते हैं विभाजन, देखेंगे हिमालयी नदियां और पठारी नदियों में क्या अंतर है। हिमालयी नदियां तथा पठारी नदियां। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन नदियों की जो हिमालय से निकलती हैं तथा जो प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होती है, उनमें अंतर क्या है।
है ना। उनका जो स्ट्रक्चर है वो निक्षेपण द्वारा कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती हैं, उनका हम प्रवाह पढ़ेंगे, उनमें जल की आपूर्ति कहाँ से होती है हम ये देखेंगे, वो कैसी घाटियों का निर्माण करती हैं ये चीजें देखेंगे। तो हिमालयी नदियां जैसा कि आपको पता होगा, जैसे आपका गंगा हो गई, यमुना हो गई, कोसी, गंडक, झेलम, रावी, चिनाब, आप देखेंगे तीस्ता नदी, ये सब कैसी नदियां हैं, हिमालयी नदियां। इनका उद्गम कहाँ है, हिमालय की आपकी श्रेणियों से होता है। लगभग 4000, 5000, 6000 मीटर की ऊंचाई से ये नदियां क्या होती हैं, उद्गमित होती हैं तथा फिर नीचे बहते हुए मैदानी भागों में आती हैं। जबकि पठारी नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय या दक्कन के पठार की नदियां, जैसे हम बात करें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन नदियों को देखेंगे तो अपन देखेंगे कि हिमालय कैसा है, एक नवीन पर्वतमाला है और यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ये बहुत पुराना भूखंड है जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसका आपका स्ट्रक्चर जो निर्मित है ये कैसी चट्टानों से है, कई जगह आपको आपको आग्नेय चट्टाने, कठोर आग्नेय चट्टाने मिलेंगी, है ना। क्योंकि जो ज्वालामुखी महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो पहले एक सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करता था, तो वहां से जो आपका लावा निकला वो धीरे धीरे ठंडा होकर जमा और बहुत बड़े क्षेत्र में क्या किया, फैला। जब वो ठंडा होकर जमा तो आपकी आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान कैसी है, कठोर चट्टाने हैं, मजबूत चट्टाने हैं, जिनका अपर्दन प्रक्रिया क्या होगी, अलग होगी अवसादी चट्टानों से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, डिफरेंस करते हैं हिमालयी नदियां और पठारी नदियों में। सबसे पहला देखेंगे हिमालयी नदियां कैसी होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। कैसी होती हैं, सतत वाहिनी, मतलब इनमें अपन देखेंगे साल भर अपन को जल क्या है, मिलेगा। जबकि ये वाली की नदियां कैसी होती हैं, पठारी, असतत वाहिनी होती हैं, असतत वाहिनी, है ना। कारण क्या है सतत वाहिनी, क्योंकि इनका उद्गम कहाँ है, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब क्या है आपका, जमा हुआ पानी का एक बहुत बड़ा झील, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे। अब जब वहां से बर्फ पिघलती है तो इनमें क्या होता है, जल आपूर्ति होती है और ये बर्फ साल भर जमती है और पिघलती है, तो इन नदियों में आपको जल साल भर मिलेगा, इसलिए क्या है, सतत वाहिनी। ये असतत वाहिनी है क्योंकि इनमें वर्षा का जल जो मानसून प्रक्रिया है उससे प्राप्त होता है। बाकी सीजन में देखेंगे, गर्मी के सीजन में नदियों की धाराएं टूट जाती हैं, कई जगह नदी क्या है, अपन को सूखी दिखाई देती है। तो ये सतत वाहिनी है और ये कैसी है, असतत वाहिनी। अब जल आपूर्ति कैसी होती है इनमें, हिमानी द्वारा जल आपूर्ति, हिमानी को अपन ग्लेशियर भी कह सकते हैं, है ना। तो हिमानी द्वारा जलापूर्ति होती है। जबकि पठारी नदियों में आपका जल की आपूर्ति कैसी होती है, वर्षा द्वारा जलापूर्ति। तो ये अपन को दूसरा डिफरेंशिएशन मिल गया, हिमानी द्वारा जलापूर्ति और वर्षा द्वारा जलापूर्ति। अब इस पॉइंट को खींचने का कोई मतलब नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हिमालयी नदियों का दोस्तों अपन देखेंगे ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, काफी ऊंचाई से निकलती हैं तथा मैदानी भाग में आती हैं। तो अपन देखेंगे हिमालय लगभग 6000 मीटर ऊंचा पर्वत, अगर देखें अपन डायग्राम के हिसाब से हिमालय की ऊंचाई काफी ज्यादा है, जबकि पठार की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। अब कोई नदी यदि यहां से निकलेगी तो ढाल क्या होगा, तीव्र होगा, जो कोण बनाएगी वो कैसा होगा, एंगल आपका ज्यादा तेज होगा, है ना। जबकि पठारी भाग से निकलने वाली नदियां कम ऊंचाई से निकलती हैं, तो इनका जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो क्या होगा, कम होगा, है ना। यहाँ देखेंगे तो 60 डिग्री, 70 डिग्री, यहाँ अपन देख रहे हैं तो 45 डिग्री, 40 डिग्री। तो यहाँ पर ढाल क्या है, तीव्र है, और यहाँ पर ढाल क्या होता है, मंद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो कैसी, तीव्र ढाल वाली होती हैं, और जो पठारी भाग से नदियां निकलती हैं वो मध्यम ढाल या मंद ढाल वाली होती हैं। अगला देखेंगे, हिमालयी नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। कैसी घाटियों का, गहरी घाटियों का। ठीक है, जबकि पठारी नदियों को अपन देखेंगे तो ये कैसी, उथली घाटियां बनाती हैं। अब आप कभी भी आपको मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जाने का,
तो वहां पर आप देखेंगे जब नदी पर्वतों पर होती है तो वह अपने किनारे पर कम कटाव करती है और अपने तल पर ज्यादा कटाव करती है। तल पर कटाव करने के कारण घाटी क्या होती जाती है, गहरी होती जाती है। देखिए जैसे अब यहां पर आई ये, ठीक है, ये नदी का क्या है, पहाड़ी भाग में स्थान तो ज्यादा है नहीं, तो नदी को ज्यादा प्रवाहित होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, और पानी का फ्लो क्या है, बहुत तेज है। तो नदियां इन दोनों ढाल पर कम कटाव करती हैं, जबकि अपने बीच बीच वाले पथ पर ज्यादा कटाव करती हैं, जिससे क्या बनती है, गहरी घाटी। जबकि पठारी नदियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, है ना, उनके पास स्पेस बहुत रहता है बहने के लिए, तो ये क्या करती हैं, अपने दोनों किनारों पर कटाव ज्यादा बनती है, जिससे घाटी कैसी बनती है, उथली घाटी बनती है। ठीक है, तो ये अपना चौथा विभाजन हो गया। हिमालयी नदियां गहरी घाटी बना रही हैं तथा पठारी नदियां कैसी बना रही हैं, उथली घाटी बना रही हैं। अब इसी घाटियों में बात करेंगे, हिमालयी नदियों की जो घाटी रहती है पतली रहती है तथा हम कह सकते हैं सकरी रहती है। क्लियर। जबकि पठारी नदियों की घाटियां कैसी रहती हैं, चौड़ी रहती हैं। अगर आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी की घाटी, तो इनकी घाटी आपको लगभग 1-2 किलोमीटर तक लंबाई में दिखाई देगी, जबकि हिमालयी नदियों की घाटी आपकी गहरी रहेगी पर सकरी, है ना, 100 मीटर 200 मीटर की आपकी इनकी क्या रहती है, घाटी रहती है। तो ये हमने विभाजन देखा घाटी में, तो ये पतली घाटी और ये क्या बनाती है, चौड़ी घाटी। अब हिमालयी नदियां कैसी होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां। जबकि पठारी नदियां किसका एग्जाम्पल है, अध्यारोपित नदियों का एग्जाम्पल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस में ऐसे को आपके सवाल क्या है, बन जाते हैं। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या पठारी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अध्यारोपित। अब ये पूर्ववर्ती और अध्यारोपित है क्या, है ना। पूर्ववर्ती नदियां, हम पूर्व मतलब पहले, ठीक है, पूर्ववर्ती। अब जैसे अपन देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, ये नदियां हिमालय के उत्थान के क्या है, पहले भी क्या होती थी, प्रवाहित होती थी, है ना। अब क्या करती हैं, इनके मार्ग में एक नया स्थल खंड आ गया। अब जो इनकी पुरानी घाटी थी वो उसको प्राप्त करने के लिए उस स्थल खंड का क्या करती हैं, कटाव करती हैं तथा अपने पुराने मार्ग को क्या करती हैं, प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां करते हैं। अध्यारोपित नदियों की बात करेंगे। अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं, अधिधन आरोपित, है ना। ये क्या है, आरोपित कर लेती हैं अपने पुराने मार्ग को। किस प्रकार से, अब जैसे कि हमने देखा, आप गांव में ही देखेंगे, आप जब बरसात में देखते हैं तो खेत क्या हो जाते हैं, लबालब फुल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपकी मेढ़ बनी हुई है, पानी फुल है, अब मेढ़ उसी जगह से टूटती है जहां से वो हर साल टूटती है। कारण क्या है कि ढाल वही है, पानी निकलने का मार्ग वही है। अब आप वहां पर मिट्टी डालेंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ देर तक तो वो मिट्टी टिकी रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद वो मिट्टी टूट जाएगी और पानी वापस अपना मार्ग पाने की कोशिश करेगा। इसी तरह जो पठारी नदियां हैं, ये पहले प्रवाहित होती थी, फिर इनमें ज्वालामुखी, इनकी घाटियों में ज्वालामुखी से निकले लावा का क्या हुआ, जमाव हुआ, और उस लावा को काटते हुए इन्होंने अपने पुराने मार्ग को क्या किया है, वापस पाया है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदियां कहते हैं, है ना। अभी हम जब ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे, अपवाह प्रतिरूप पढ़ेंगे, तो वहां पर अध्यारोपित और पूर्ववर्ती आएगा, तो हम और विस्तार से डायग्राम के साथ चर्चा करेंगे। अगला विभाजन हम देखेंगे, हिमालयी नदियां आपका कैसी होती हैं, ये तो अपन देखेंगे मुलायम बालू के पत्थर का अपरदन करती हैं, है ना। अपरदन कैसे करती हैं, ये अवसादी चट्टानों का, ठीक है। जबकि पठारी नदियां किसका करेंगी, आग्नेय या कठोर चट्टानों का, आग्नेय या हम कहेंगे कठोर चट्टान। जबकि हिमालयी नदियों में अवसादी तथा मुलायम चट्टान। आप गंगा के मैदानों में देखेंगे, यूपी बिहार जाएंगे
तो आपको मिट्टी कैसी दिखाई देगी, बलुई मिट्टी दिखाई देगी, क्योंकि हिमालय से जो ये काट कर अवसाद लेकर आई हैं वो कैसा है, मुलायम अवसाद है, और वो वही मैदानी भागों पर बिछाया गया है। जबकि आप नर्मदा, गोदावरी तथा इनकी घाटियों में देखेंगे तो यहाँ पर काटते हुए इन्होंने कठोर चट्टान बीच बीच में आपको निकली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये पठारी भाग है और लावा से निर्मित भाग है, आग्नेय चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। तो जो मुलायम चट्टान होती हैं उनको तो नदियां काट लेती हैं, जो कठोर चट्टान होती हैं वो बीच बीच में रह जाती हैं, है ना। अपन उन कठोर चट्टानों को देखेंगे तो अपन को दिखाई देंगी बीच बीच में, आपको लगभग हर नदी में दिखाई देंगी, गहरे जलप्रपातों का भी निर्माण करती हैं। तो ये आपका अंतर हो गया हिमालयी नदियां तथा पठारी नदियों में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये आपका दूसरा विभाजन हो गया। अब हम बढ़ते हैं कहां, तीसरे विभाजन की ओर। ध्यान से आज का आप वीडियो देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो नॉर्मली आप समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। पर अगर आप नदी तंत्र, इसलिए मैंने नदी तंत्र पहले पढ़ाया ताकि नदियां पढ़ने के बाद ये चीजें आए तो आप अंदाजा लगा सकें कि भाई गोदावरी नदी पठारी नदी है कि हिमालयी नदी है, अध्यारोपित नदी है कि पूर्ववर्ती नदी है, कठोर चट्टानों को काट रही है कि मुलायम चट्टानों को काट रही है, सदा नीरा नदी है कि मौसमी नदी है। अब अंदाजा लगाना क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नदियों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर की, है ना। अगर हम हेडिंग की बात करें कि इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, तो देखिए अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, है ना, कि नदी अपरदन करके कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती है। तो अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और दूसरा हम देखेंगे निक्षेपण द्वारा निर्मित, निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति। एग्जैक्टली अब हम बात करेंगे कि नदी जब कटाव करती हैं, कटाव को ही हम क्या बोलते हैं, अपरदन, उस कटाव से कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। जबकि निक्षेपण मतलब उसे एक प्रकार से भरना हो गया, तो निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे आपके बचपन में कभी चोट लग जाती है तो उस चोट में आपकी गहरी दरार, खपड़िया फट गई आपकी, तो क्या बन गई, गहरी दरार बन गई। ठीक है, अब निक्षेपण कार्य क्या होगा, आपकी दवाई दारू कराई जाएगी, वो खोपड़िया भर जाएगी। कभी कभी क्या होता है, आपके गठान बन जाती है तो गुलुट्ठू निकल आता है, फुग्गा टाइप का, एक नई स्थलाकृति आपको दिखाई देगी आपके शरीर में, है ना। कभी कभी देखेंगे भैया कि छोटे में आप खेलते रहते हैं, नाली में गिर गए, है ना, साइलेंसर से पांव जल गया, एक नई स्थलाकृति बन जाती है, जलाऊ स्थलाकृति। इसी तरह हम नदियों में देखेंगे, नदियां भी दो प्रकार के प्रक्रियाओं द्वारा स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, अपरदन द्वारा तथा निक्षेपण द्वारा। अब अपरदन द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनाएंगी और निक्षेपण द्वारा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अपरदन द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। 3 ऑप्शन आपका निक्षेपण से उठा लेगा और एक ऑप्शन कहां से उठा लेगा, इसे आपका अपरदन से उठाएगा। इसी तरह इसका अपोजिट बनेगा, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अपरदन द्वारा बनाई गई है, नदी के अपरदन द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपका कहां से उठा लेगा, निक्षेपण से, और एक ऑप्शन यहां से दे देगा। वैसे ये मेंस का टॉपिक है पर यहाँ पे आया है तो मैं भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो अब अपरदन का कार्य अपन देखेंगे, नदी सतत लगातार अपरदन कार्य भी करती है, निक्षेपण कार्य। जैसे कोई नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो वो अपरदन का कार्य करती है, जब मैदानी भागों में आती है तो जो अवसाद लेकर आई है पहाड़ी भागों से, उसे वह मैदानों पर क्या करती है, बिखेरती जाती है, तो वो क्या हो गया, निक्षेपण का कार्य। जैसे आप बरसात में देखेंगे तो बरसात में जब बाढ़ आती है आपके घर के आसपास,
तो कहीं कहीं मिट्टी आपको कटी हुई दिखाई देगी और कहीं कहीं जमी हुई दिखाई देगी। जहां से मिट्टी कट के आई और जहां गड्ढा हुआ गड्ढे में भर गई और वो क्या बन गया, समतल गड्ढा बन गया, समतल मैदान। और जहां से मिट्टी काटी वहां पर आपके खड्ड बन जाते हैं। इसी तरह नदियां भी कार्य करती है। तो अपर्दन द्वारा जो स्थलाकृति बनती है, इसमें सबसे पहला जो बनता है गॉर्ज या कैनियन। गॉर्ज या कैनियन। अब ये गॉर्ज और कैनियन क्या है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, गॉर्ज या कैनियन अपर्दन द्वारा बनता है। जब हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो गॉर्ज और कैनियन को हम विस्तार से डायग्राम के साथ देखेंगे। ठीक है। दूसरी आकृति जो बनती है, ये बनती है वी आकार की घाटी। घाटी बन रही है भैया, तो अपर्दन कार्य ही हो रहा है। तो कौन सा बना रहा, वी आकार की घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र बनते हैं तब आपको ये घाटियां दिखाई देती हैं, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा नदी क्या बनाती है, जल प्रपात, है ना, वाटरफॉल या शिप्रिकाएं। शिप्रिकाएं मतलब होता है छोटी छोटी धाराएं। जलप्रपात तो आप स्पष्ट रूप से समझते होंगे, आपने देखा भी होगा कि जलप्रपात किस तरह से निर्मित होते हैं। इसके बाद बात करेंगे, एक और स्ट्रक्चर यहां पे बनाता है जलगर्तिका। जलगर्तिका। अब ये जलगर्तिका क्या है, जलगर्तिका को वैसे तो अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्ट होल बोलते हैं, है ना, पोर्ट होल। अब जलगर्तिका बनता कैसे है, तो दोस्तों एक मेरा वीडियो भी अगला आएगा आपका जलप्रपात के ऊपर। वहां पर जब हम राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा जलगर्तिका कैसे बनती हैं। जलगर्तिका आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, जब नदी चट्टानों के ऊपर फ्लो होती है तो आपका कुछ कुछ जगह कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं और कुछ कुछ जगह कठोर चट्टानें होती हैं, है ना। मान लीजिए जैसे ये आपकी क्या है, पूरी चट्टानी भाग है और इसके ऊपर नदी फ्लो हो रही है। अब नदी फ्लो हो रही है यहाँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ कठोर चट्टानें हैं, कुछ मुलायम चट्टानें हैं। कठोर चट्टानों को जल नहीं काट पाता जल्दी, जबकि मुलायम चट्टानें कैसी हैं, पानी के साथ घुलनशील हो जाती हैं और कटाव भी जल्दी होता है। तो नदी में क्या होता है, जहां जहां पर मुलायम चट्टानें होती हैं यहाँ पर क्या होता है, अपर्दन, और धीरे धीरे क्या होता है, ये गड्ढा टाइप का बनता जाता है। ये गड्ढा धीरे धीरे दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर एक क्या बनेगी, आपकी जलगर्तिका बनेगी। आप बरसात में ये जलगर्तिका भरी हुई दिखाई देगी, पर जब नदियां सूखेगी, है ना, नदी सूखेगी तो ये जलगर्तिका आपको एक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आएगी, एक होल टाइप में, जैसे जमीन में किसी ने होल कर दिया है। तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर था, कौन सा, जलगर्तिका। इसके बाद अगला हम देखेंगे जो अपर्दन द्वारा आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे हम बोलेंगे नदी वेदिकाएं। क्या बोलेंगे, नदी वेदिकाएं। मार्कर बड़ा गड़बड़ है। अब नदी वेदिकाओं को देखेंगे तो हम इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर टेरेस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, रिवर टेरेस। टेरेस शब्द से तो आप लोग परिचित होंगे कि टेरेस क्या होता है। जैसे कोई भी आप घर बनाते हैं तो उसमें अग्रभाग एक निकला हुआ छज्जा होता है, टेरेस, जहां से आप देखेंगे स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसी तरह नदियां भी क्या करती हैं, इस टेरेस का निर्माण करती हैं। अब इस नदी सोपान या नदी वेदिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो आप देखेंगे पठारी भागों में जब अपर्दन करती हैं नदियां तो क्या करती हैं, जब एक स्थल ऊंचा और अगला स्थल नीचा होता है तो किनारे पे कटाव करती हैं, कटाव करके यहाँ पे ऊपर समतल स्ट्रक्चर बनाती हैं और नीचे एकदम से निचला भाग, ऐसा लगता है हम ऊपर बैठे हैं, नीचे जाएंगे गड्ढे में गिर जाएंगे। तो एक प्रकार से क्या है, आपकी नदी वेदिका है, रिवर टेरेस है, जो कि अपर्दन द्वारा बनाया जाता है। अगला जो अपना स्ट्रक्चर है नदी के अपर्दन द्वारा जो बनाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नदी विसर्प। नदी विसर्प, है ना। सर्प आप ध्यान रखेंगे तो सर्प से आपका विसर्प का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा।
अब इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर मींडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर मींडर। अब विसर्प क्या है, जब नदियां पर्वतों से, खासकर हिमालयी नदियां जैसे गंगा नदी की बात करते हैं, जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो सीधे न बहकर ये कैसे आपका सांप के आकार की आकृति बनाती हैं। इसी आकार को ही हम क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। काफी टेढ़ी मेढ़ी आकृति। ये आपको गंगा नदी तंत्र व के उत्तर प्रदेश व बिहार में जो हिमालय से नदियां आती हैं वो आपको स्पष्ट रूप से ये विसर्प मींडर बनाते हुए दिखाई देंगी, है ना। तो ये कैसे बनता है, अपर्दन द्वारा बनता है। ठीक है, अपर्दन द्वारा कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर फ्लो ऑफ जो वाटर है वो धीमा हो चुका है और अवसाद ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ढाल भी बराबर नहीं है, तो जहां जहां ढाल मिलेगा, जहां जहां पास नदी पानी आसानी से पहुंचेगा, नदी उधर मुड़ती जाती है, तो ये क्या बनाती है, एक आपका टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी बनाती है, बड़ा आपका रास्ता बनाती है। तो ये नदी विसर्प किससे बनता है, अपर्दन द्वारा। अगला जो स्ट्रक्चर बनता है, संप्राय मैदान। क्या बनाती है, संप्राय मैदान। संप्राय मैदान को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन। दो आते हैं, पेडी प्लेन और पेनी प्लेन। संप्राय मैदान की बात करेंगे, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया है, संप्राय, हाँ, जब नदी अंतिम अवस्था में होती है या बात करें सागर से मिलने वाली होती है, तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाती है, एक डेल्टा बनाती है और एक संप्राय बनाती है, संप्राय मैदान। डेल्टा के थोड़ा पहले ही क्या बनते हैं, आपके संप्राय मैदान बनते हैं। जैसे हम बात करें गोदावरी नदी की या कृष्णा नदी की, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो जो पूर्वी घाट की थोड़ी ऊंची स्थलाकृति है उनको काट कर एक बड़ा समतल मैदान, है ना, आप दोनों छोर में देखेंगे तो बराबर मैदान दिखाई देगा अंतिम अवस्था में। ठीक है, तो कटाव करती हैं नदियां, है ना, छोटे छोटे पठारों, छोटी छोटी पहाड़ियों को काट कर, छोटे छोटे आपके खड़े स्ट्रक्चर को काट के एकदम बराबर मैदान बना देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संप्राय मैदान कहते हैं। तो ये नदियों द्वारा बनाए गए क्या हो गए, आपके अपर्दन द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर हो गए। अब हम देखते हैं निक्षेपण द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर। निक्षेपण मतलब जो अवसाद आपका आ रहा है उसके निक्षेप से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो है जलोढ़ पंख। इसे हम बोलते हैं एल्यूवियल फैन। जलोढ़ पंख में क्या होता है, अब नदी किसी पर्वतीय भाग से आई, यहां से बहकर कहा, मैदान में। अब देखिए पानी एकदम से गिरा, यहाँ सकरी घाटी है, यहाँ मैदान मिला तो पानी फैलना चालू हुआ, तो इसकी क्या है, कई धाराएं यहाँ पर निकलती हैं। ठीक है, कई धाराएं निकलती हैं यहाँ पर। देखिए अब जैसे ये हाथ है, ये ऊपर से पानी की धार आई, अब यहाँ से मैदान है। ठीक है, ये देखिए ऊंचा स्ट्रक्चर है, ये नीचे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अवसाद आकर गिरा, अवसाद यहाँ वहां फैला फैला और बीच बीच में छोटी छोटी क्या बनी, आपकी शिप्रिकाएं बनी, जहां से पानी आपका बहता है, पंख के आकार का दिखाई देता है, तथा ये जलोढ़ निक्षेप है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे जलोढ़ पंख बोलते हैं, एल्यूवियल फैन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर जो आपका मैदानी भाग में नदियां पर्वत से जब मैदानों में आती हैं तो जलोढ़ पंख का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जो कि किससे बनता है, निक्षेपण द्वारा बनता है। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें जो बनता है, ये है जलोढ़ शंकु। इसको बोलते हैं एल्यूवियल कोन। ठीक है, अब आपने कभी ट्राली से बालू पलटते हुए देखा है, बालू या गिट्टी। ठीक है, आप जब भी देखेंगे तो देखिए ट्राली ऐसी भरी हुई रहती है ना, आगे क्या हो गया आपका, ट्रैक्टर हो गया। अब यहाँ पे जैक लगा रहता है, जैक होता है तो ट्राली क्या होती है, उठती है और ऐसे खड़ी होती है। अब बालू जब पलटती है तो उसका कैसा बनता है, कोण आकार बनता है। क्या बनता है, कोण आकार। ठीक इसी तरह ये जल क्या हो रहा है, बह के आ रहा है, अवसाद ला रहा है, और जब ऊंचाई से गिरता है तो उस अवसाद को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे क्या बनता है, जलोढ़ शंकु एल्यूवियल कोन बनता है। तो ये किससे बन रहा है, आपका निक्षेपण से बन रहा है। कहां पर बनेगा,
पर्वतीय भागों के गिरिपाद क्षेत्र में बनेगा। जब नदियां पर्वत से मैदान में आएंगी तो जो पर्वत का निचला भाग है, तल भाग है, गिरिपाद क्षेत्र है, वहां पर क्या बनेगा आपका जलोढ़ शंकु बनेगा। तीसरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध मैदानी भागों पर बनेंगे क्योंकि नदी में एक आपका क्या होता है, एक दायरा होता है नदी का। गर्मी में सूख के धारा बहुत पतली हो जाती है, जबकि बाढ़ के टाइम में एक विस्तृत रूप धारण करती है। जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती है, किनारों पर बिछाते हुए आगे बढ़ती है, और ये हर साल प्रक्रिया होती है। तो नदी के दो किनारे बनते हैं, है ना, कहीं कहीं किनारा 500 मीटर, कहीं कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहेंगे प्राकृतिक तटबंध। उस तटबंध में, है ना, कोई घर वर, कोई मानवीय क्रियाएं नहीं होंगी क्योंकि अगले साल बाढ़ आएगी, उनका घर फिर बह जाएगा। तो तटबंध आखिरी छोर हम मानते हैं कि औसत हर साल यहाँ बाढ़ का पानी पहुंचता है, उसके दूर घर बनाए जाए। तो प्राकृतिक तटबंध दोनों कोनों पर नदी के बनते हैं। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है, ये क्या बनाएगा, बाढ़ का मैदान, है ना। बिहार में आप स्पष्ट रूप से बाढ़ का मैदान देखेंगे, यूपी में स्पष्ट रूप से बाढ़ का मैदान देखेंगे। तटबंध के जो बाद का एरिया है, जहां पर पानी घुसता चला जाता है और एक संप्राय मैदान बनता है, जलोढ़ मिट्टी का रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाढ़ का मैदान बोलते हैं, है ना। जैसे कोसी नदी आप देखेंगे बिहार में बाढ़ का मैदान बनाती है, दामोदर नदी आपका बंगाल में बनाती है, ठीक है। महानदी कहाँ बनाएगी, उड़ीसा में बाढ़ के मैदान। लगभग हर नदियां बाढ़ के मैदान का अपने अपने लेवल पर निर्माण करती है। छोटी नदी तो छोटा बाढ़ का मैदान, और बड़ी नदी है तो बड़ा बाढ़ का मैदान बनेगा, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर बने निक्षेपण द्वारा। 5वां स्ट्रक्चर जो बनता है ये है गोखुर झीलें। गोखुर झीलें, इसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक। अब ये गोखुर झीलें क्या है, तो अभी हमने जो विसर्प पढ़ा था दोस्तों, विसर्प में क्या होता है, जब बरसात हुई तो पानी फैला, पूरे प्राकृतिक तटबंध तक गया। गर्मी में ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जहां पर नदी का मोड़ होता है, आप देखेंगे जहां पर नदी का क्या होगा, मोड़, जैसे मान लीजिए आपका नदी ये यहां से बह रहा है जल, और यहाँ पे मोड़ है और फिर पानी ऐसे आ रहा है, तो इस कोने पर कटाव ज्यादा होगा, एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, है ना। कोने पे कटाव ज्यादा होगा, गड्ढा टाइप का बन जाएगा। जैसे ये देखिए अपना हाथ है, ये यहाँ पे मोड़ है, तो यहाँ पे आपको कोने में एक हल्का गड्ढा टाइप का दिखाई देगा। इस गड्ढे में बरसात में पानी भर जाता है, ठीक है। अब जब नदी सूखती है तो ये तल तो सूखा रह जाता है, बीच वाला, इस गड्ढे में पानी भरा रह जाता है, और इसी को हम बोलते हैं गाय के खुर टाइप का होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गोखुर झीलें। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर आपको गोखुर झीलें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, ऑक्सबो लेक दिखाई देंगे। गर्मियों में इन गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो आपका जो पशु वगैरह हैं पीते हैं। तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर क्या हो गया, गोखुर झीलें। फिर निक्षेपण द्वारा अगला सबसे लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, डेल्टा। अब डेल्टा क्या है भाई, नदी पर्वतों से निकली, मैदानी भाग में बही, है ना, अब पहुंची कहां, समुद्र तल। अब समुद्र तल में पहुंचते पहुंचते ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, और अवसाद की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा। तो नदी समुद्र में पहुंचने से पहले, अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। नदी समुद्र, जैसे यहां से समुद्र है, ये नदी यहां से बहकर आई, अवसाद ज्यादा है तो यहां पर जमा की, 2 धाराओं में बट गई, ठीक है। फिर ये यहां जमा की, 2 धाराओं में बट गई, ये यहां जमा की, 2 धाराओं में बट गई। ऐसे करते करते एक बड़ा तिकोना शंकु, तिकोना स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा, तिकोना स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। स्पष्ट रूप से आप डायग्राम में देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, है ना, जो कि किससे बनता है, निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अपरदन द्वारा बनाई गई स्थलाकृति और निक्षेपण द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। ये आपका हर एक पीएससी एग्जाम के मेंस और प्री दोनों हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि यूपीएससी मेंस और यूपीएससी प्री में भी इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। नॉर्मल बच्चे गलत कर देते हैं जो ज्यादा डीप नहीं पढ़ते हैं। इंडियन जियोग्राफी का ये एक प्रकार से थोड़ा फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है ये, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िए,
आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ना समझ आए दोबारा वीडियो देख लीजिए, ना समझ आए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए, हम आपके आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।